सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। क्रिकेट के मुख्तसर फॉर्मेट की हुक्मरानी की जंग अपनी तमाम तर सनसनीखेजी के साथ फैसला कुन लम्हात में दाखिल हो चुकी है। शाहीन आज कैंगरूज को पहुंचने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बॉल का फैसला किया है। देखना यह है कि शाहीन क्या टारगेट देते हैं। दूसरी तरफ अवामी जज्बात की बात करें तो उसके मुताबिक T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान खेल के मैदान में बदले चुका रहा है। भारत से शुरू होने वाले इस बदले की जंग में पाकिस्तान ताहाल नाकाबिले शिकस्त है। इसने गुरूर के शिकार भारतीय सूरमाओं को नाको चने चुपाए। सिक्योरिटी से परेशान कीवीज को तहफ्फुज का ऐसा एहसास दिलाया कि इन्हें दौरा मंसूख करना भी याद आया। जैसे पाकिस्तान अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान के हालात दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही न्यूजीलैंड के बाद खेल के मैदान में शाहीनों ने अफगानिस्तान का भी मिजाज दुरुस्त किया। इसके बाद 9 अमूज स्कॉटलैंड और नामीबिया पर फ्रेंडली फायर का निशाना बने। पाकिस्तान के इस नाकाबिले तस्खीर मिशन ने दुनिया क्रिकेट में हलचल मचा दी है। इसी बदले की जंग में आज पाकिस्तानी शाहीन ऑस्ट्रेलियन कैंगरूज के सामना कर रहे हैं। बदले तो हमने ऑस्ट्रेलिया से बहुत चुकाने हैं। 1987 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का बदला, 1999 वर्ल्ड कप फाइनल का बदला, 2010 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का बदला, 2015 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल का बदला। बहुत बदले बाकी हैं। बाबर और रिजवान का रिकॉर्ड साज ओपनिंग फेयर, हफीज और शुएब का तजर्बा, आसिफ अली का जारहाना मिजाज या आउट ऑफ फॉर्म फखर जमान। कौन लगाएगा रन्स का अंबार? शाहीन करेंगे शिकार, हारिस रऊफ होगा स्पीड स्टार या हसन अली दिखाएगा चैंपियंस ट्रॉफी वाला चमत्कार? इमाद दिखाएगा उंगलियों से कमाल या शादाब की गुगली करेगी शाद? शाबाश शाहीनों, बदले की इस जंग में कौम की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तो आज हम इसी से आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का। बाबर डोगर साहब, गुलाम साहब मेरे साथ हैं और हमें ज्वाइन करें आफ्ताब ताबी स्पोर्ट हैं, उनसे भी हम इसी बारे में ही बात करेंगे। आफ्ताब ताबी साहब, अभी तक ये बड़ा कहा गया कि जो टॉस जीत जाता है वही मैच जीत जाता है और जो चेज करती है टीम उसके चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखे गए हैं। कुछ पिच का, माहौल का, एटमॉस्फेयर का ये बहुत ज़्यादा है और बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी इसमें फिर वो चाम नहीं। तो आज पाकिस्तान के लिए ये एक मुश्किल देख रहे हैं या एक मोमेंटम है और इंशाल्लाह जीत सकता है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान टीम जीते या हारे मगर उन्होंने पाकिस्तानियों के दिल जरूर जीत लिए हैं। रही बात, आपने कहा कि टॉस वाकई बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और हमने देखा कि बाबर आजम इससे पहले तमाम टॉस जीते, आज वो टॉस हारे। और हमारे पंजाबी की एक कहावत है कि पठाना के पश्तो भुल जाती है। तो आज बहुत तगड़ा हमारा मैच है और इब्तिदा पाकिस्तान की बेहतर है क्योंकि पाकिस्तान पावर ओवर्स में विकेटें बचाता है और 40 से 45 स्कोर करता है। उसके बाद जाकर वो अपना मोमेंटम पकड़ते हैं। मगर जब आप फील्डिंग करते हैं सेकंड, तो बॉल ड्यू हो चुका होता है, ना स्विंग होता है और ना ही किसी तरफ वो मुड़ता है। इवन फील्डर्स के लिए बॉल क्योंकि वेट होता है, फील्डिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर पाकिस्तान 170 और 190 के करीब स्कोर करे तो तब कैंगरूज को प्रॉब्लम हो सकती है। और उससे बढ़कर जो उनके वार्नर हैं उनको अगर आपने इब्तिदाई 6 ओवर में ना पकड़ा तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी अच्छा ताबिर साहब, अभी आपने कहा कि 6 ओवरों में 40-50 स्कोर, लेकिन पहले 6 ओवरों का फील्डिंग का एडवांटेज हमें क्यों नहीं लेना चाहिए? पाकिस्तान को चाहिए कि पहले 6 ओवरों में फील्डिंग का एडवांटेज ले ताकि एक बड़ा टोटल बनाए, क्योंकि एक चीज तो एस्टैब्लिश है कि 180 प्लस के बगैर पाकिस्तान के लिए मैच जीतना मुश्किल हो सकता है। तो इस पर आप क्या कहते हैं? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है विकेटें बचाएं एंड पे मारें, विकेटें बचाएं एंड पे मारें। बहुत सारी ऐसी टीमें जो विकेटें बचाने के चक्कर में कल स्कोर नहीं कर सके। कल आप देख लें ऑस्ट्रेलिया जो है कल इंग्लैंड जो है उन्होंने 20 स्कोर कम किया इसी चक्कर में। देखिए, मैं जाती तौर पर इस पूरे वर्ल्ड कप में ये महसूस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो सिंगल फार्मूले पे खेल रहा है। वही टीम खेलती चली आ रही है, वही मंसूबाबंदी है, कोई मंसूबाबंदी में तब्दीली नहीं की गई। अगर मेरे ख्याल में आज फखर जमान को ओपनर करवाया जाता क्योंकि वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है,
तो वैसे भी वो आउट होते हैं और बाबर आजम अपने आप को नीचे ले आते तो वो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो सकता था, क्योंकि फखर जमान एक ऐसी तोप है कि जब चल जाए तो फिर अगले की खैर नहीं। अभी तक तो वो परफॉर्म नहीं कर सके। बाकी रही फील्डिंग की साइड, तो पाकिस्तान को शुरू से अटैक करना पड़ेगा। शाहिन शाह अफरीदी को हस्बे रवायत अपने पहले ओवर में विकेट लेना होगी, और माहिरीन भी एक बात कह रहे हैं कि आज मोहम्मद हफीज को भी बॉलिंग दी जानी चाहिए, स्पेशली जब उनके खब्बे बैट्समैन आए। क्रिकेट में अब बैट्समैन की इस्तिलाह तो खत्म हो गई है, बैटर्स आए, तो उस वक्त मोहम्मद हफीज को भी बॉलिंग करवाई जाए। मगर मैं देख रहा हूं कि जो हमने अभी तक तमाम मैच सिंगल फार्मूला पर खेले हैं, और जो प्रोफेशनल टीम्स होती हैं वो सिंगल फार्मूला पर अमल नहीं करती। अच्छा, तभी सर एक और अहम सवाल है। रिजवान का एक कैच ड्रॉप हुआ है और चौका भी हो गया है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन अभी देखें 2 ओवर में 11 रन अगर पाकिस्तान ने बनाए हैं तो वही कम लग रहा है। अच्छा, 17 ओवर 17 रन हो चुके हैं। अच्छा ताबी साहब, ये जो एक चीज सामने आ रही है कि जनाब जो मैच होता है उसमें पहली जो खेलता है उसको एडवांटेज होता है, बाद में ड्यू फैक्टर आ जाता है, बॉल की जो सीम है उस पर पानी आ जाता है, और दूसरी जो टीम जो बॉलिंग कर रही है उसके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। तो ये 1 घंटा पहले क्यों नहीं मैच करवा देते? एक बैलेंस, दोनों टीमों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, बराबर का मौका दिया जाना चाहिए। जो भी टॉस जीते उसके लिए चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये क्या फेयरनेस होनी चाहिए? ये जो सवाल आपने किया है, यही सवाल जो क्रिकेट के पंडित हैं वो भी यही मशवरा दे रहे थे जो आप दे रहे थे, कि या तो सारा मैच नाइट का होना चाहिए या घंटा 2 घंटे पहले स्टार्ट होना चाहिए, ताकि दोनों टीमों को इक्वल चांस मिले। मैं 13-14 मरतबा दुबई गया हूँ, और मैंने अगर ये मैच शारजा में होता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर दुबई की जो पिच है ये सेकंड टाइम वाकई फील्डिंग साइड को प्रॉब्लम्स देती है। और मगर अगर पाकिस्तान शुरू से अटैक करता है, फार्मूला जैसे मैंने कहा कि सिंगल फार्मूला पर खेल रहे हैं, सिंगल फार्मूला से हटकर अटैक करेंगे तो यकीनन पाकिस्तान कामयाब हो सकता है। ठीक, अच्छा ये बताएं कि जिस तरह ये गुलाम बताइए कि हम देख रहे हैं कि जो इंग्लैंड की टीम है उसके 8 पॉइंट्स, ऑस्ट्रेलिया की टीम के 8 पॉइंट्स हैं। एक हमें नज़र ये आया है कि जो पावर प्ले हमारा होता है उसमें फायर पावर कहीं अभी तक नज़र नहीं आई है। क्या इस मैच में कुछ देखने को मिलेगा ऐसा? फर्दर पिछले मैचों की निस्बत कुछ तब्दील हुआ? नहीं जी, बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह चुके हैं कि ये हमारी मनसूबाबंदी, वही सिंगल फार्मूला, ये हमारी प्लानिंग है। जैसे 92 वर्ल्ड कप में आपको पता है इमरान खान 1 डाउन आते थे, पाकिस्तान के पहले 20 ओवर में 60 रन होते थे, 70 रन होते थे, और जब 50 ओवर मुकम्मल होता था तो पाकिस्तान बहुत बड़ा स्कोर कर चुका होता था। सॉरी। तो इसी तरह बाबर आजम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि हमारी हमने ये तय किया हुआ है कि पावर प्ले में हमने विकेट्स नहीं गंवानी, 40 से 45-50 स्कोर करना है, और उसके बाद हमने खेलने के लिए जाना है। अच्छा ताबी साहब, याद रहे, ताबी साहब मुझे ये बताएं कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम एक सिंगल फार्मूला उसी के तहत खेल रहे हैं। आज सरप्राइजेस का कितना एलिमेंट है? कितना सरप्राइज पाकिस्तान दे सकता है? हो सकता है कि ओपनिंग जो है वो स्पिनर से करवा ले। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तानी टीम को पूरी दुनिया 7 अप कहती है। इसका कोई पता नहीं कि ये जब चढ़ती है तो फिर उतरती नहीं, और उतरे तो एकदम नीचे धड़ाम करके आन पड़ती है। मगर क्योंकि आज ये पाकिस्तान का होम ग्राउंड है और होम क्राउड है एक किस्म का, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी सीरीज हैं वो दुबई में खेली जाती हैं, तो पाकिस्तानी बॉलर्स को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किस टाइम क्या बॉल करनी है, क्या स्ट्रेटजी करनी है। फील्डिंग भी बहुत खुशी की बात है कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम की रवायती नहीं रही, मगर आज के मैच में जो बंदा सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है और उसको होना पड़ेगा वो है शादाब खान। अगर शादाब खान का
बॉल जो है पढ़कर फ्लिप करता है तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक बॉलर साहब चौथा ओवर चल रहा है, पाकिस्तान का 28 स्कोर हो चुका है इस टाइम, अभी आउट कोई नहीं हुआ, चौथे ओवर में 28 स्कोर, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? बड़ा अच्छा मोमेंटम है जी, और अल्लाह करे कि ये मोमेंटम इसी तरह बरकरार रहे, और जब ओपनर्स टीम को अच्छी बुनियाद दे देते हैं तो नीचे आने वाले आप देख लें, जैसे मोहम्मद हफीज हैं, शुएब मलिक हैं, और जब क्राइसिस का टाइम आता है उस वक्त आसिफ अली हैं, तो ये बड़ा अच्छा आगाज है। अच्छा, एक अजीब बात ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया ने 4 जो ओवर्स करवाए हैं चारों डिफरेंट बॉलर से करवाए हैं, यानी उन्होंने कोई एक टैक्टिक चेंज किया, जिस तरह आप कह रहे थे कुछ सरप्राइज के, ये ना हो कि आखिर में एक बॉलर रह जाए तो पाकिस्तान उसको टारगेट कर रहा हो। हर ओवर उन्होंने पहले 4 ओवर चारों डिफरेंट बॉलर से करवाए हैं। देखिए अब हर बंदा मॉर्गन को क्रिटिसाइज कर रहा है कि इंग्लैंड की बॉलिंग में उसने मोइन अली को बॉलिंग क्यों नहीं करवाई। हर बंदा इस वक्त मॉर्गन जो है शदीद तनकीद का निशाना है, और हम भी ऐसे ही करते हैं। बाबर आजम जो है उसको सुनील गावस्कर ने भी आज कहा है कि वो पाकिस्तान के सबसे कामयाब कप्तान साबित हो सकते हैं, तो प्लानिंग जरूर पाकिस्तान भी ऐसे ही करेगा कि बैट्समैन के मुताबिक करेगा। वो जो कप्तान है उनके जो फिंच, वो देखेंगे कि जो बॉलर तंग कर रहा है वो उसको ज्यादा बॉल करवाएंगे, और जिसको फेंटी पड़ेगी उसको नीचे ले आएंगे। मगर अगर आप कहें कि ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग साइड जो है वो वीक है, तो ये कतई गलत बात है। अच्छा, अब पाकिस्तान का आप जिस तरह कह रहे हैं कि सब ये कहते थे इस टूर्नामेंट से पहले, खुद रमीज़ राजा पीसीबी चेयरमैन ने कहा कि जी वो हमने अब कंसिस्टेंसी एक अचीव कर लिया, अपना टारगेट बड़ा हाई कर लिया है, और एक जहन में आ जाता है कि हम किसी से इंशाल्लाह हार नहीं सकते। उस स्टेज पे आप पाकिस्तान टीम को आप देख रहे हैं कि मुसलसल जिस तरह जीते हैं और कन्विंसिंगली जीते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल आखिरी गेंद तक कोई मैच गया हो, और हर दफ़ा एक अलग हमारा प्लेयर जो है वो मैन ऑफ द मैच हो रहा है। तो ये बड़ी एक दिलचस्प चीज़ है पाकिस्तानी टीम में कि इस तरह से परफॉर्मेंस हमने कम देखी है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है जी, एक तो टीम को बड़ा खुशगवार माहौल दिया गया है, 2-2, 3-3 दिन का रेस्ट दिया गया है उनको, पूल सेशन जिसे क्रिकेट में रिकवरी सेशन भी होता है वो दिया गया है, उन पर छांटा लेकर ऑर्डर देने वाला कोई नहीं है। सकलैन मुश्ताक ट्रू प्रोफेशनल क्रिकेटर है, साथ हेडन बैठे हुए हैं, तो वो टीम को प्लेजेंट एक्सेप्टेबल एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, तो इससे पहले नहीं था। मैं बेट लगा के कह सकता हूं कि अगर साबिक मैनेजमेंट होती तो टीम को अभी तक जो 6-7 दिन का मैचों के दौरान रेस्ट मिला है ये कभी भी ना मिलता, और खिलाड़ी जो हैं वो मैच से पहले ही एग्जॉस्टेड हो जाते। एंड यही बात जो आप कह रहे हैं, यही सक्सेस की। अच्छा, 2 सवाल हैं। एक तो आफ्ताब साहब, आसिफ अली का कहते हैं जो पहला इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, जहां से बहुत ज़्यादा उनको शोहरत मिली, वो आपने किया था। एक तो उनके बारे में बताएं, और दूसरा ये भी है कि यहाँ हम पिछले 5 साल से यूएई में कोई मैच हारे नहीं, कोई T20, तो ये एक बड़ी बात है। तो अल्लाह करे कि आज भी वो चीज़ कायम रहे। हम 16 मैच जो हैं वो लगातार जीते हुए हैं, मगर आईसीसी के इवेंट में हम ऑस्ट्रेलिया से कभी नहीं जीते। बाकी जो आसिफ अली का मैंने आज से 3 साल पहले इंटरव्यू किया था, वो कम से कम 200 चैनल फेसबुक के और यूट्यूब के डाउनलोड करके और मुझे बीच में से फर्क करके वो चला चुके हैं। बड़ी ज्यादती है। और जो पाकिस्तान के 2-3 टॉप चैनल्स हैं वो भी चला चुके हैं, बीबीसी भी चला चुका है। मुझे लोग कहते हैं कि जनाब तुम इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, तो मैंने कहा मेरा नाम चल रहा है और कईयों के रोजगार लगे हुए हैं, तो लगे रहने दो, मेरा जो रिज़्क है वो अल्लाह मियां मुझे देगा। और वो वायरल हुआ। अच्छा सर, रिजवान ने एक छक्का मारा है, पाकिस्तान का स्कोर 35 हो गया है, 5वां ओवर चल रहा है अभी। जबरदस्त, यानी हम जो आपको अपडेट भी साथ देते ताकि आपको पता चलता रहे, ताकि जनाब 35 स्कोर है, चौथे ओवर की कोई 2 बॉलें हो गई हैं। यानी जिस मोमेंटम के साथ आए हैं या जो हमारा फार्मूला एक चल रहा है वो। अच्छा, मैं 92 वर्ल्ड कप देखूं अगर, तो वहां भी ताबिश साहब यही आफ्ताब ताबी साहब यही फार्मूला था कि हम शुरू में स्लो थे, खैर वो दौर ही और था, लेकिन उस लिहाज से भी हम बड़ा विकेटें बचाने की करते थे और काफ़ी अर्सा तक हमारी ये स्ट्रैटेजी रही, तो वो नाकाम भी होती रही। आज फिर वही हमें लग रहा है कि शुरू में विकेट में जाएं, बस 5-6 का रन रेट रखें बेशक,
और फिर आखिर में नहीं सर उसामा साहब 8 से कम रन रेट नहीं होना चाहिए। अच्छा। खास तो ये पावर प्ले में तो आपका 8-9 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपने 180 करना है हाँ तो फिर आपको अभी तो 7 का ही जा रहा है। क्या ख्याल है ताबिर साहब? देखिए रिजवान और शुएब मलिक को कल तक फ्लू और फीवर था, मगर रिजवान को मैं जाती तौर पर जानता हूँ, बल्कि कौमी टीम के और कौमी टीम के दायरे में जितने भी लोग हैं मैं सबको बहुत फ्रेंडली मेरे उनसे रिलेशन है। तो जो रिजवान है वो बड़ा कमिटेड पर्सन है और वो कभी भी हिम्मत नहीं आ रहा। जब सरफराज कप्तान टीम के हुआ करते थे वो डेडिकेटेड है, पैशनेट है। और कौन सा बंदा होगा, हालांकि ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, कि पानी का वक्फा हो रहा है और वो बंदा अपनी नमाज अदा कर रहा है अल्लाह के हुजूर, वो सर्वसुजूद हो रहा है जी। बिल्कुल। मैं सरगोदा में मेरा क्रिकेट क्लब है जी, तो मैं लड़कों को कहा करता हूं कि मेहनत के साथ जरा मुसल्ला भी पकड़ो, क्योंकि यूनुस खान, मिसबाहुल हक, मोहम्मद हफीज, ये 8-10 लोग ऐसे हैं कि कुछ भी हो जाए नमाज नहीं छोड़ते जी। बड़ी बात। अच्छा, ये चीज़ इंसान को स्ट्रेंथ भी देती है नाकामी से निकलने में भी, और कामयाबी में आजिज़ी भी देती है कि ये अल्लाह की तरफ से है, और नाकामी है तो इंसान लगा रहे और इंशाल्लाह फिर कामयाबी होगी। तो ये हमने बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन देखा है। मैथ्यू हेडन भी बड़े इस चीज़ से इंस्पायर हैं, कहते हैं जी इस्लाम जो है इस टीम को जोड़ के रखा हुआ है इसने, और वो इस चीज़ पर करते हैं। जिस तरह रिजवान की आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की, उनका जी अल्लाह ताला इंसाफ करते हैं। अगर हम सबसे ज़्यादा मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हम ज़्यादा मैच जीतेंगे, और बाकी यह है कि बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। तो ये बड़ा अच्छा जज्बा है, बड़ा एक मैं समझता हूँ कि बड़ी इसमें उनकी बातों में दलील भी बड़ी नजर आती है। अभी आप बताएं कि सबसे बेस्ट आपको कौन लग रहा है पाकिस्तान में, बल्कि ये कहना चाहिए कि आज का स्टार कौन होगा पाकिस्तान की तरफ से इंशाल्लाह, आपको क्या लग रहा है? देखिए जी, मुझे आज के मैच में जो बैटिंग में स्टार लग रहा है वो रिजवान लग रहा है, और बॉलिंग में मुझे ये 2 स्टार बनने पड़ेंगे, अदरवाइज आप मैच नहीं जीत सकते, चाहे आप 200 भी कर लें। तो शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी जो है इनको आज अपना रोल अदा करना पड़ेगा। और क्योंकि आपको पता है जो हमारे इमाद वसीम है, बॉल जो है वो गीला हो चुका होगा, उनका बॉल सिर्फ अंदर आता है। और ऑस्ट्रेलिया की कोई भी टीम हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, कोई हो, अगर 14 खिलाड़ी होते हैं तो 7-16 ऑफिशियल्स होते हैं, जो हर खिलाड़ी का उन्होंने निकाल के रखा होता है सीटी स्कैन के, रिजवान को कैसे पकड़ना है, फलां को कैसे पकड़ना है, फलां को कैसे पकड़ना है। तो उन्होंने पूरा एक होमवर्क करके आते हैं। होमवर्क हमारे यहाँ भी जारी है, हेडन मौजूद है। और अभी आपने बात कर रहे थे हेडन की, तो रिजवान ने हेडन को कुरान पाक विद इंग्लिश ट्रांसलेशन भी गिफ्ट में किया है और वो उसको पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल अच्छा, आज हेडन बमुकाबला लैंगर भी है, दोनों करीबी दोस्त, दोनों ओपनर, दोनों बड़े जबरदस्त। वैसे तो मैं समझता हूँ यकीनन हेडन उनसे कहीं ज्यादा बड़े प्लेयर लैंगर से, मेरी नजर में तो ये मुकाबला कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना जरूरी है कि डॉक्टर को मैयत से और कोच को टीम से कोई गर्ज नहीं होती। वो जिस टीम की तरफ से जो ट्रू प्रोफेशनल होता है, क्योंकि मैं पीसीबी लेवल 2 कोच भी हूँ, तो मैंने आज जो ट्विटर लिखा है उस पर मैंने लिखा कॉइन विल बी माय टीम। तो जो भी टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा। मगर जितना क्राउड आया है और जो मेरे दोस्त हैं जो मुझसे ऑनलाइन है, तो वो कहते हैं कि 20-20 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की। आपको पता है दुबई में बंदे के पास स्पेंट हो ना हो कार जरूर होती है। तो वो कहते हैं जी इतनी लंबी लाइनें हैं कि हम शायद मैच खत्म होने तक भी ग्राउंड में ना पहुंच सकें। तो आप जो जज्बा है, और सबसे बड़ी बात है अगर हम दूसरी तरफ आए तो आज जुमेरात का दिन है, हम मुसलमान इसको बड़ा मुकद्दस दिन भी समझते हैं। और जो सूफीज्म में लोग होते हैं वो 11 तारीख को बड़ी अहमियत देते हैं। तो चीजें तो जिसको आंकड़े कहते हैं, आंकड़े तो सारे पाकिस्तान के हक में है, आगे खुदा जाने। अच्छा ताबी साहब, 5वां ओवर चल रहा है, 3 गेंदें हो चुकी हैं, 46 रन हो चुके हैं। तबसरा कर दिया, आप तो 40 की बात कर रहे थे, 40 तक पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी। और विकेट कोई नहीं गिरी। तो क्या प्रेडिक्शन है, कहां तक जाएंगे?
ये ओपनिंग, मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि ओपनिंग को किस तरह खेलना चाहिए आगे, जब ये पावर प्ले खत्म हो जाएगा तो इनको किस तरह से आगे कहां जाकर, यानी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जारहाना होना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा है कि दोनों में से एक जारहाना खेलता है, जब सेट हो जाते हैं उसके बाद। देखिए पाकिस्तान पावर प्ले के बाद अगर आप सारे मैचेस देखें तो जो बीच के 5 ओवर हैं, यानी कि पावर प्ले के बाद उस वक्त मार धाड़ नहीं कर रहा, सिंगल्स दुक्की टिक्की निकालते हैं। रिजवान का विकेट पे रहना बहुत जरूरी है। बाबर आजम तो बहुत ही कोई अच्छी बॉल पड़ जाए तो आउट हो सकते हैं, अदरवाइज वो अभी तक नाकाबिल तस्दीर हैं। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 है और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान 200 करे, मगर इज वेरी सॉरी टू से विद 1000 अपोलोजाइज, पाकिस्तान टीम की कैपेसिटी नहीं है कि वो 200 रन कर सके। अच्छा, लेकिन आप पावर प्ले को किस तरह से देख रहे हैं? 46 रन पावर प्ले का सही यूटिलाइज किया इन्होंने। सर ब्रेक है, जल्दी से। वही फार्मूला है जी, वही फार्मूला 40 से 50 को स्कोर। फार्मूला कामयाब हो गया ना, फार्मूला कामयाब हो गया ना, अगर विकेट हो गया। ठीक है, आपका सब दिल कर रहा है कि आपसे बात होती रहे, लेकिन हमें ब्रेक लेनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआएं करते रहें, इंशाल्लाह पाकिस्तानी मैच जीते। हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे जो अपोजिशन का मैच चल रहा है उसके बारे में। अब पता चला। अब पता चला। ना ब्रेक में भी मुसलसल हम क्रिकेट पर ही बात कर रहे हैं, लेकिन अब बात चूँकि अपोजिशन पर भी आ गई है और अपोजिशन अब इस दफ़ा लग रहा है कि जनाब टफ टाइम वाकई देने लग गई है हुकूमत को। गुलाम नबी साहब, शहर इक़्तिदार में इक़्तिदार की तब्दीली की खबरें बड़ी गर्म हो रही हैं, -1 की बातें हो रही हैं। 2 दिनों में 5 मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब और बिलावल के दरमियान, फिर अब सेनेट में पहले तब्दीली, फिर कहा जा रहा है उसके बाद कौमी असम्बली में स्पीकर साहब की बारी आनी है। तो ये पूरी चीज़ें बड़ी तेज़ी से डिस्कस होने लग गई हैं। देखिए, सबसे पहले तो अभी ये जो मुलाकातें हैं, ये बातें हैं, ये सिर्फ बातों की हद तक ही हैं। इसमें कोई उस वक्त तक कोई हमें अमली मुजाहरा नज़र नहीं आएगा जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सेनेट के हवाले से ये बात पूरी अपोजिशन की ना मान ले कि सबसे पहले तब्दीली जो है वो चेयरमैन सेनेट के हवाले से आनी चाहिए, क्योंकि इसी मामले में बिट्रे किया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। पीडीएम ने अपने वोट सारे सईद यूसुफ रज़ा गिलानी को दिए थे। उसके बाद ये था कि शायद जो चेयरमैन सेनेट हैं वो सादिक संजरानी मुंतखब ना हो सकें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे पावर प्ले किया और फिर सब ने देखा कि जो पीडीएम के उम्मीदवार थे वो हार गए और जो बाप के कैंडिडेट थे सादिक संजरानी साहब वो चेयरमैन सेनेट बन गए। तो अब बात वहीं से शुरू होगी जहाँ पे ये कमान टूटी थी। तो ये कहा जा रहा है उनसे, जबकि पीपल्स पार्टी है वो उनका ये कहना है कि वो पंजाब से शुरू करें, पंजाब में पहले तब्दीली लेके आएँ और फिर उसके बाद आप फेडरेशन में आ जाएं, हम आपके साथ हैं और हम इसी तरह से फ्रीक्वेंटली आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और उसके साथ मौलाना फजल रहमान समेत दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं वो सिर्फ इस बात के ऊपर खड़ी हैं कि सबसे पहले अगर कोई तब्दीली लानी है तो वो चेयरमैन सेनेट के हवाले से लाई जाए, बाकी चीज़ें फिर उसके बाद देखी जाए। दूसरा मरहला है लॉन्ग मार्च का। जी, ये मैं इसी पर आ रहा था कि उसमें ये बातें आने लगी हैं कि अब यानी पार्लियामेंट के अंदर भी ये हो रही है यानी तब्दीली की बात, और बाहर भी पूरा जोर लगाया जा रहा है। अब तो ये हो रहा है कि लॉन्ग मार्च जो लाहौर का जलसा है उसी को लॉन्ग मार्च बना दिया जाए और वहाँ जो लोग इकट्ठे हों उन्हीं को लेकर इस्लामाबाद चले जाएं। जी बिल्कुल, ये भी है कि एहतजाज की जो सियासत है वो साथ साथ ज़रूर जारी रखी जाए और आवाम के हवाले से महंगाई की बात बार बार की जाए और जो प्राइस हाइक है मुख्तलिफ अशिया खुरोनोश की उसके हवाले से रोज़ाना जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया जाए, ये तय हुआ है। और अभी लॉन्ग मार्च के हवाले से वो तो आपकी बात दुरुस्त है कि ये भी डिस्कस हुआ है आज भी और कल भी कि जो लाहौर वाला जलसा है, लाहौर वाली रैली है, उसी को लॉन्ग मार्च से तशबीह दे दी जाए और उसके बाद उसी से आगे काम शुरू किया जाए और उससे आगे निकला जाए।
लेकिन अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से ये हदायत उनकी पार्टी के लोगों को मौसूल हो रही हैं मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से कि जो मियां शहबाज शरीफ हैं वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स और अमली सियासत को साथ लेकर चलेंगे, जबकि जो एहतजाजी सियासत है, जो रैलियों की, जलसे की, जुलूसों की, नारों की, उसको इसी इत्तेहाद के साथ साथ मरियम नवाज जो है वो इसकी क़यादत करेंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। तो दोनों तरफ एक महाज है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का, एक महाज है सड़कों पे एजिटेशन पॉलिटिक्स का। तो दोनों महाज जो है पीडीएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज चला के रखना चाहती है पैरेलल, और जिधर से भी कामयाबी हासिल हो। एक का जो मतबा नज़र है वो ये है कि अर्ली इलेक्शंस हों और इस हुकूमत को घर भेजा जाए। दूसरी का जो तरीकाकार है वो ये है कि अगर अर्ली इलेक्शंस वाला फार्मूला भी नहीं चाहता, 5-7 महीने 6 महीनों के लिए कोई अबूरी सेटअप या कोई चीज़ करनी है, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ लेके ये काम किया, यानी हर बाज माना है। अच्छा बाबू डोगर साहब, इसमें काफली की पोजीशन बड़ी अहम नजर आ रही है। मुलाकातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, ये कहा जा रहा है काफली को बनाया जा रहा है कि हुकूमत से अलहदा हो जाए। उन्होंने कहा जो इंतखाबी इस्लाहात बिल है उसमें तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं, अपोजिशन के साथ है कि वो हम नहीं उसको पास होने देते, लेकिन बाकी चीज़ों पर अभी वो कह रहे हैं कि चलें इस पर बाद में देखते हैं। उसामा साहब, सिचुएशन बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और आपको पता है कि क्यों तब्दील हो रही है। हुकूमत की बैक पे जो लोग खड़े हुए थे, ये जो लोग इनसे जो अपोजिशन को और इत्तेहादियों को जिन्होंने इकट्ठा किया हुआ था, जो उनसे बिल पास करवाते थे, जो सेनेट में इलेक्शन जितवाते थे, ये सारा कुछ करते थे, हर चीज़ को मैनेज करते थे। खान साहब को तो पता ही कोई नहीं, इनके तो जो मिनिस्टर हैं शेख रशीद या फवाद चौधरी, इनको तो आप अच्छी भली मैनेज चीज़ दे दे तो उसका बेड़ा गर्क कर देंगे, तबाह करके रख देंगे, ना ये डायलॉग कर सकते हैं। जिस तरह से इन्होंने PMLN और फिर पार्टी के साथ जो ज़ुबान इस्तेमाल की, तो उसके बाद अपोजिशन को तो इनके साथ मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी इन पे एतमाद करेगी, इनसे बात करेगी। इन्होंने तो अपने सारे रास्ते बंद कर दिए हुए हैं। अच्छा, अब जो मैनेज करने वाले थे वो अनमैनेज हो गए हैं, खुद ही अनमैनेज हो गए हैं। ठीक है, तो अब इनको खुद ही मैनेज करना पड़ना है हुकूमत को। सिंजरानी साहब के मामले पे भी हुकूमत को ही सब मेरा ख्याल है कि अब सारी चीजें अनमैनेज हो गई हैं। आप देखिए जो टाइम बढ़ता जा रहा है, 20 नवंबर के बाद चीजें बड़ी तेजी से सर तब्दील होगी। आपके पसंदीदा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फिर बीमार हो गए, उनको फिर बुखार, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन वो इस तरह कई दफा हुआ है कि बड़ा क्रूशियल मोमेंट होता है उनकी खराब हो जाती है, वो इसलिए कि आपको पता लग जाता है बीमार होने लगे। मैं सर जब से प्रोग्राम कर रहा हूँ आप पहले बता देते थे कि जी अब उनकी कमर में दर्द होगा, वो पेशी होती थी तो 1-2 दिन पहले दर्द होता, फिर आप बताते थे अब वो फिर बीमार होने वाले हैं क्योंकि वो कोई कहीं ना कहीं बुलावा आ जाता था, नवाज शरीफ साहब कहते थे ये काम करो, वो फिर भी उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। आपको हमेशा पहले पता लग जाता है। इसलिए मैंने कहा साहब, नून लीग खासतौर पे मरियम नवाज वो ये डिसाइड कर चुकी हैं, नून लीग की जो कोर कमेटी है वो भी चाह रही है कि अपनी पार्टी के साथ बात करें। सेनेट में इवन यूसुफ गिलानी को चेयरमैन सेनेट डालने पे वो तैयार है। अच्छा, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इवन पिछली दफा के बाद गिलानी को चेयरमैन सेनेट लाने के लिए वो तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि पार्टी हमारे साथ चले, हमें सपोर्ट करे, क्योंकि सेनेट में इनके पास मेजोरिटी है। 54 में यहाँ से सीटें जो हैं वो अपोजिशन इत्तेहाद के पास हैं और 46 सीटें जो हैं वो हुकूमत के पास हैं। मुझसे वो गुलाम मुर्जा साहब इसकी तस्दीक कर देंगे, लेकिन इतना ही फ़र्क है। अच्छा। तो नून लीग जो है वो तो फॉर्मली पे पार्टी के साथ बात करिए, इवन नवाज शरीफ की भी उन्होंने अप्रूवल ले ली है कि जनाब अगर चेयरमैन सेनेट पे पार्टी का आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये कि सेनेट में अदम एतमाद की जो कुछ नून लीग के साथ हुआ उसके बाद भी आपको याद है मरीम साहब ने कहा था ये टिकट चला है, ये तो टिकट चला है, नवाज शरीफ का टिकट चला है और यूसुफ गिलानी जनाब सेनेटर मुंतखब हो गए, लेकिन फिर आपने जो हवाला दे दिया कि फिर चेयरमैन के लिए जो कुछ हुआ, तो ये दोबारा नून लीग एक दफा रिस्क लेने को तैयार है। तो इस दफा फिर पीपल्स पार्टी को तो मान जाना चाहिए गुलाम मुर्तज़ा साहब, फिर यूसुफ गिलानी साहब चेयरमैन। देखिए, जो पिछला इलेक्शन था चेयरमैन सेनेट का, उसमें जब यूसुफ गिलानी साहब अभी कैंडिडेट नहीं बने थे तो मियां नवाज शरीफ साहब ने एक गैर मशरूत ऑफ़र किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उनसे कहा था कि मियां रज़ा रबानी को आप सेनेटर बनाएं और मैं उनको चेयरमैन सेनेट बनवाता हूं। तो ये गैर मशरूत होगा, मेरी इस तावन को किसी भी हम रेसिप्रोकल इसका कोई हम आपसे तलब नहीं करेंगे। ठीक, तो उसको ये एक उन्होंने कहा कि ये तो हमारी पार्टी के मामलात में मुदाखलत है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो ये कह रहे हैं कि मियां रज़ा रबानी को टिकट दें और फिर हम उनको चेयरमैन सेनेट बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, तो इसकी मुखालफत की गई और यूसुफ गिलानी साहब का फैसला किया गया कि वो सेनेटर बनेंगे।
अभी तक की जो इतलात हैं इसमें कतन ऐसी कोई बात नहीं कही गई कि हम यूसुफ गिलानी साहब को भी चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए तैयार हैं। सर मेरी शायद खान अब्बासी से बात हुई है, चले वो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये भी चीज कंसीडर की जा रही है। अच्छा। ये भी चीज आहर पे पार्टी को जब इत्तेमाद में लेंगे तो किस चीज किसके चेयरमैन सेनेट ये भी मैं बता दूं कि सेनेट में मेजॉरिटी ऑपोजिशन के पास है, आज भी सेनेट में ज्यादा सर मैंने आपको वो ऑपोजिशन बता के रहा ही हूं कि 54 सीटें और 46 बिल्कुल सीटें। बिल्कुल। मैं वैसे दोबारा मैंने कहा इसको दोबारा एम्फसाइज कर दें कि इतना आसान है ये सारा काम। अच्छा गुलाम रज़ा साहब ये बताएं कि ये तो चलें अभी तो इस स्टेज पर बात हो रही है, जो असल मार्का है वो है जी इमरान खान साहब कप्तान को गिराना, उस पर तो इत्तेहादियों का साथ हर सूरत चाहिए होगा। वो आपको लग रहा है कि इत्तेहादी इस तरह से करेंगे, काफ लीग हो जाए, एमकेएम हो जाए? बिल पे तो वो हट गए हैं, वहाँ से तो उन्होंने छोड़ दिया। ये पहली दफ़ा हुआ कि जनाब इमरान खान साहब अनाउंस कर रहे हैं जी कल वोटिंग होनी है, आप आएँ, हमने यहाँ से करप्शन ख़त्म करनी है, ये अखलाकी तौर पर हमने बेहतर करना है, हर दफ़ा धांधली होती है वो, और जनाब पता चला वो तो इजलास ही मुलतवी हो गया। तो ये काम तो हो गया है, अब क्या अब आगे इत्तेहादी जो है बिल्कुल पीछे हट जाएंगे और किसी और की तरफ चले जाएंगे -1 के लिए? देखिए कल सरदार याद सादिक साहब ने ये बात कही थी जब कौमी असम्बली के इजलास में एक बिल जो है हुकूमत का मुस्तरद हुआ और अपोजिशन का एक बिल पास हुआ, तो उन्होंने वहाँ ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा था कि इस सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली का और पार्लियामेंट का जो जॉइंट सेशन है उसको मुलतवी कर देना चाहिए। पहली दफ़ा हुआ है कि उनकी बात को बड़ा सीरियस लिया गया है। अच्छा। और हुकूमत ने वो जॉइंट सेशन मुलतवी कर दिया है। लेकिन अगर हम ये देखें कि उसके बाद कोई राब्ता अपोजिशन के साथ किया गया हो या कोई इस हवाले से मुशावरत की गई हो या स्पीकर कौमी असम्बली से कहा गया हो कि वो इस हवाले से मुशावरत करें, अभी तक उनकी जानिब से कोई ऐसा राब्ता नहीं किया गया। दूसरी बात ये है कि लगता ये है कि अभी रिसेंट प्रेसिडेंट में आने वाले चंद दिनों में या हफ्ते में सेशन दोबारा कॉल नहीं किया जा रहा। अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है अपना हाउस जो है वो उसको इन ऑर्डर किया जाए, तो वो अब एमक्यूएम के साथ भी और काफ लीग के साथ भी वो बात करेंगे, बाकी लोगों से भी, जीडीए से भी बात करेंगे और उनको भरपूर इत्तेमाद में लेंगे और ईवीएम के ऊपर उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर करेंगे। उससे पहले अपोजिशन भी काफ लीग के साथ राब्ते कर रही है और उससे कह रही है कि आपने बहुत ज़्यादा सब्र से काम ले लिया, इनके साथ चल लिया, अब आप हमारे साथ चले। सर जी काफ लीग ने भी तो आगे इलेक्शन लड़ने हैं ना, या पीपल्स पार्टी के हाथ में। मुर्जा साहब काफ लीग ने भी तो अगला इलेक्शन लड़ना है ना। पीटीआई के जो हालात हुए हैं उसके बाद उनको भी नजर आ गया कि पीटीआई के साथ अलायंस चलने वाला नहीं है। अब वो भी चाह रहे हैं कि वो मेन स्ट्रीम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी अपने ताल्लुकात अच्छे करें। कल हो सकता है नून लीग के साथ लड़ना पड़े या फिर पार्टी के साथ लड़ना पड़ जाए। ये वैसे दिलचस्प सूरत हाल है कि आप कोई भी आपकी जी गुलाम साहब की बात दुरुस्त है बिल्कुल कि उन्होंने सियासी आदमी है, सियासी पार्टी है और इनको तो इस मरतबा जो ये 3 साल गुजरे हैं इसमें तो सियासी पार्टी के तौर पे इनको देखा ही नहीं गया। इतनी बड़ी शख्सियात हैं, चौधरी शुजा हुसैन, चौधरी परवेज लाई, अब तो उनके बच्चे माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। लेकिन उनकी फायदा नहीं उठाया गया। उनको फायदा तो क्या उठाना, उनके मतलब बड़ी उल्टी सीधी बातें की गई। मुझे ब्रेक लेनी है, लोगों को भी गुजरती हैं। ब्रेक लेनी है। हुकूमत पर थी, उससे हुकूमत किसी ना किसी तरह निकली। अब तहरीक लब्बाइक के सरबराह की रिहाई का मामला है, 4th शेड्यूल से उनका नाम निकाल दिया गया है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला अब पता चला तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान का मामला, हुकूमत जिस तरह से इससे निकल रही है, उसमें जो मुआहदा जो अब तक एक तरह से खुफिया ही है, हत्ता कि शेख साहब कह रही मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, उसमें अब ये पेशरफ्त हुई है कि जी साद रिजवी साहब का नाम जो तहरीक लब्बाइक के सरबराह हैं उनका नाम 4th शेड्यूल से निकाल दिया गया है। बाबा डोगर साहब, ये अब लग रहा है कि अनकरीब अब सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि क्या क्या इस मुआहदे में था।
उनकी रिहाई तो लगता है अब हो जाएगी बस। उसामा साहब, फोर्थ शेड्यूल में निकालने का मतलब ये है कि अब उनकी नज़रबंदी जो है वो मुमकिन हो जाएगी। मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ जितने भी पर्चे दर्ज किए थे उन सब पे हाई कोर्ट से उनको उनकी बेल हो गई थी, उनको जमानत मिल गई थी और कई मुकदमे जो थे वो खारिज भी हो गए थे। उस पर जो उन हुकूमत ने, चूँकि उनका नाम फोर्थ शेड्यूल में डाला हुआ था और फोर्थ शेड्यूल में जो लोग होते हैं उनको हुकूमत नज़रबंद कर सकती है, तो 3 महीने के लिए नज़रबंदी हो सकती है। तो फोर्थ शेड्यूल में नाम होने की वजह से उनकी नज़रबंदी की गई। उसके खिलाफ जो TLP थी वो सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो हुकूमत के हक़ में फ़ैसला दिया था और मामला हाई कोर्ट को रेफ़र कर दिया था कि मज़ीद इस पर हाई कोर्ट खुद देख ले इस चीज़ को, तो उसके तहत इनकी नज़रबंदी हुई थी। असूली तौर पे नज़रबंदी जो थी वो थी फोर्थ शेड्यूल में नाम होने की वजह से। फोर्थ शेड्यूल जो होता है ना उसामा साहब, इसमें होता ये कि वो लोग जिसके ये डर हो कि इनके ये नक्शे अमन हो सकता है, इनकी वजह से, इनकी स्पीच की वजह से, इनकी किसी एक्टिविटी की वजह से नक्शे अमन हो सकता है, कोई ना कोई इस तरह की गड़बड़ हो सकती है, तो डिप्टी कमिश्नर होम डिपार्टमेंट के कंसल्टेशन के साथ उनका नाम फोर्थ शेड्यूल में डाल देता है, जिससे उनकी एक्टिविटी बड़ी महदूद हो जाती है। यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ सकते, वो किसी मीटिंग में नहीं जा सकते, उनको अपने लोकल थाने को बताना पड़ता है, कोई गवर्नमेंट का इजाजतनामा लेना पड़ता है, इवन डिस्ट्रिक्ट छोड़ने के लिए भी, और उनकी एक्टिविटीज जो है वो बहुत महदूद लेवल पे चली जाती हैं। तो और गवर्नमेंट अगर जरूरी समझे तो उनको नजरबंद भी कर सकती है, जिसका नाम फोर्थ शेड्यूल में हो। अच्छा, तो ये 577 अफराद हैं तहरीक लब्बैक के जिनके नाम फोर्थ शेड्यूल की फहरिस्त से निकाले जा चुके हैं। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब, अब इस मामले को हम पूरी तरह से सेटल समझें कि सबकी रिहाई भी हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता शायद मुकदमे भी वापस हो जाएंगे? जी बिल्कुल, ये अभी तक तो लेटरेंट स्पिरिट के साथ अमल दरामद हो रहा है और जो मुफ्ती मुनीब साहब ने ज़मानत दी थी उसके मुताबिक और जो मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक तमाम जो बातचीत का अमल था जब मुकम्मल हुआ, तो जो शिकें रखी गई थी अभी तक तमाम जो मराहिल हैं वो पूरी ईमानदारी के तय की रहे हैं। बल्कि अभी तो एक और ख़बर, आपको बड़ी ख़बर देते हैं कि हाफिज़ साहब की रिहाई तो आपको पता है कि 1-2 दिन में हो जाएगी, लेकिन बहुत से हमें ऐसे इतलात मौसूल हुई हैं, एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ लोग हैं और कुछ एक और बड़ी पंजाब से बड़ी जमात है, सियासी पॉलिटिकल पार्टी, नाम अभी लेना दोनों जमातों के मुनासिब नहीं है, उनके ग्रुप्स जो हैं वो रब्ता कर रहे हैं हाफिज़ साद रिजवी साहब के साथ। अच्छा। और वो शामिल होना चाहते हैं। आप देखेंगे कि विदिन 15 डेज या 1 मंथ के अंदर आपको 5-10 लोग प्रोमिनेंट लोग जो हैं वो आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को उसमें शमूलियत इख्तियार करते हुए आपको दिखाई देंगे, और वो इंतखाबी जो मामलात हैं पार्टी का जरा दोबारा बता सकते हैं साथ मिलके। हाँ, ये कौन लोग किस पार्टी से ताल्लुक? अभी जो ग्रुप है जो जिन्होंने बातचीत शुरू कर दी है और वो जाना चाहते हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। 2-3 MPs हैं, 1-2 MNAs हैं और बाकी कुछ और लोग हैं। 8-10 लोगों का ग्रुप है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके अलावा दीगर जमातों से भी कुछ लोग हैं जो आपके ख्याल में ऐसा करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं? जी, दीगर जमातों से भी हैं। जो ही आप ये देखेंगे कि सियासी सरगर्मियों का आगाज़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से किया जाएगा, आपको पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से आपको अच्छे साफ़ सुथरे किरदार के मालिक और दीनी इक़दार के हामिल लोग जो हैं वो आपको इस जमात में शमूलियत इख्तियार करते हुए नज़र आएंगे। और आने वाले जो सियासी मंजरनामा है उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार होगा। और आप जानते हैं वोट बैंक तो बहुत माशाल्लाह मौजूद है उनका, मुल्क भर में है, और जहाँ जहाँ से भी आपने देखा कि बड़े अच्छे वोट उन्होंने लिए। लेकिन अब ये एडजस्टमेंट कुछ करके और इसका बाकायदा तौर पे जो एक स्टडी है, पॉलिटिकल स्टडीज़ है, एनालिटिकल स्टडी है, वो करवा के तो तहरीक लब्बैक जो है अपने मैदान जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी मैदान में उतारेगी। अच्छा। और इस दफ़ा वो बड़े भरपूर अंदाज में सियासी अपनी जो मुहिम है वो चलाएंगे। अच्छा। और भरपूर अंदाज से
इंतखाबात लड़ेंगे। अच्छा, ये तो आपने बड़ी खबरें दे दी हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से और जो सियासी मंजरनामा। मैं चाह रहा हूँ कि आखिर में प्रोग्राम से ख़त्म करने से पहले जो नाज़िम जोखियो का जो कत्ल है उसके हवाले से भी ज़रूर बात की जाए। अब गुलाम रज़ा साहब, मुख्तसर मैंने फिर बाबर डोगर साहब से इस पर बात करनी है कि ये अब शायद मीडिया की वजह से हम देखते हैं कि चाहे नूर मुकद्दम केस हो चाहे ये केस हो, तो वरना हम माजी में देखते हैं कि मतलब ये कॉन्सेप्ट बन चुका है कि वडेरा है, कुछ नहीं हो सकता। आप देखिए ना जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि जी जाम अवैस सो रहा था, भाई को बुलाकर साथ इसको लिया गया, इसको कहा भाई भाई को कहा तू चला जा। अच्छा जी, गुलाम साहब आपको आवाज़ आ रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। बाबर साहब जी, बाबर साहब, तो ये जो आप देख रहे हैं सारा उसको भाई को कहा तू चला जा, इसका फिर बाद में देखेंगे जाम वैस जनाब रात को उठता है, उसको पता चलता है ये आया हुआ है, उसके बाद फिर तशद्दुद शुरू होता है, उसकी जान चली जाती है। और ये भी पता चल रहा है कि इब्तदाई तफ्तीश में कि जी ये दोनों भाई जो एक MP एक MNA हैं, ये वहीं पर मौजूद थे जब ये तशद्दुद वगैरह हुआ है। तो ये केस बड़ा उसी तरह हमें नज़र आ रहा है कि है तो मजबूत, लेकिन फिर भी हमें खदशात होते हैं कि पता नहीं क्या होगा। समझ साहब, ये मीडिया का प्रेशर है। मैं आप मीडिया जो है, मीडिया इस पर फुली फोकस्ड है। आप देखें कि जो भी चीज़ मीडिया में आ जाती है उस पर फिर इनको मजबूरी बन जाती है। वरना अभी तक देखिए जाम अवैस को गिरफ़्तार किया गया, जाम अब्दुल करीम जो है उनको अभी तक गिरफ़्तार ही नहीं किया गया। वो MNA है, वो अभी आज़ाद हैं, उनको पकड़ने की कोई ख़ास कोशिश नहीं की जा रही। उसके बाद ये भी है कि जेल में जिस तरह से उनको हवालात में जिस तरह उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, खाबे जा रहे हैं और वहाँ पर कोई हथकड़ी नहीं, कुछ नहीं, कोई हथकड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या आम मुल्ज़मान से इस तरह का सलूक किया जाता है? कभी नहीं। तो ये इसका जो उसकी फैमिली कह दी कि इस पर GIT बननी चाहिए, और मेरा ख्याल है इस पर GIT बना देनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी है, एक ट्रांसपेरेंट किस्म की एक शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो जाए जो जिससे पता चल जाए चीज़ों को डिटर्मिन हो। अब चीज़ें क्लियर हैं, उसके घर में उसकी डेथ हुई, घर में उस पर तशद्दुद किया गया, उसके घर में वो दोनों भाई थे, जाम अवैस रात को उठा, उसने तशद्दुद करवाया। इशू क्या था, वो बेचारे ने एक वीडियो बना ली, उसको वायरल कर दिया, इस पे इंसानी जान चली गई। इनके शिकार, इनके शौक को, इनके शौक जो है उन पे अगर किसी वीडियो बना ली तो उस पे ये लोगों की जानें ले लेते हैं। यानी अपनी अपनी जेलें हैं कि वहाँ इनको कैद रखा जाएगा, किस तरह मतलब जिंदगी मौत के ये लोग फैसले करते हैं। गुलाम रज़ा साहब, नाज़िम जोखियो में कहा जा रहा है उसके जो मुद्दई हैं उन वकील साहब कह रहे हैं मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं। जो बेवा है इसकी नाज़िम जोखियो की, वो कहती है कि जी मुझ पर सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है, मैं कभी भी सुलह नहीं करूँगी। ये हमारा एक अलमिया रहा है, बड़े बड़े केस हैं, तारीख है कि फिर उसके बाद साल दो, यानी देखें ना आप, हमने वो सियालकोट वाला मुझे याद आता है जो वाक़या हुआ अंधोनाक मोटरवे का, उसमें वो जो डाकू थे वो पहले भी कई दफ़ा पकड़े गए लेकिन छूट जाते थे कि यार 1 साल 2 साल कौन जाए, अदालतों के धक्के खाए, गवाह करना है, ये पहले ही गरीब लोग होते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अभी तो वो कह रही है लेकिन साल 2 साल बाद क्या रियासत उसका साथ देगी? देखिए, इस तरह के जो से भी केसेस हैं वो मीडिया की हाईलाइट होने की वजह से पुलिस प्रेशर में आई है और उन्होंने कार्रवाई की है। आप कोयटा में पुलिस एहलकार को किस तरह से कुचला था एक वहाँ के बड़े साहब ने, और फिर उसके बाद आपने देखा बहुत से सानहा भरे पड़े हैं, रेमंड डेविस से लेके साहिवाल का वाक़या, मॉडल टाउन का वाक़या, और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे वाक़े हैं, सियालकोट वाला वाक़या ले लें, या उसके अलावा मैं कई ऐसे वाक़यात आपको गिनती के जी बता सकता हूँ कि वहाँ पे मीडिया ने शोर मचाया तो और चीज़ें सामने आई। फिर सर अब उम्मीद यह है कि चले मीडिया के शोर की वजह से इसमें पेशरफ्त हो रही है, लेकिन ये मंतकी अंजाम तक भी पहुँचे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।